नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में, जो कि रहेगी BHDC 132 के सोल्ड असाइनमेंट को लेकर के। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे दोस्तों, हमारा काम आपके कमेंट्स को पढ़ना और उनको पूरा करना रहता है। आप भी इसी तरीके से हमारे मनोबल को बढ़ाएं और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यदि आपको अपने असाइनमेंट लिखने या प्रोजेक्ट बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप हमसे इसके सोल्ड असाइनमेंट और प्रोजेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। यदि आपको PDF असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, वह भी हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट सबमिशन जैसी सर्विस का इस्तेमाल करना है तो वह भी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी संपूर्णतः सहायता हमारी टीम द्वारा की जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। BHDC 132 के असाइनमेंट के साथ साथ आपको स्टडी नोट्स की भी जानकारी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्णतः सहायता की जाएगी। तो हम आपके लिए इतने एफर्ट और वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं, आप भी कृपया करके हमारी वीडियोस को इतना ही प्यार दें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा बिल्ड हो। अब हम बात करेंगे BHDC 132 को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों ने इसके गलत असाइनमेंट बनाए हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर ही अपडेट अभी किया गया है। BHDC का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अभी अपडेट हुआ है रिसेंटली, 3 से 4 दिन पहले ही। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट बना लिया है, कृपया करके वह अपना असाइनमेंट नए क्वेश्चन पेपर के साथ मैच कर लीजिए, अन्यथा आपको भी असाइनमेंट में फेल कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। जैसे आप गूगल बार में लिखते हैं इग्नू असाइनमेंट, तो यहाँ पर आपको पहला ही लिंक देखने को मिलेगा जो कि webservice.ignu.ac.in ही है। आपको जितने भी असाइनमेंट आपने सभी इसी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी प्रोग्राम्स की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जैसे आप बैचलर डिग्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको जुलाई, जून और जैन 25 तक के असाइनमेंट की जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर BHDC 132 का असाइनमेंट देखने को मिलेगा। यह केवल हिंदी मीडियम का ही सब्जेक्ट है। जैसे ही आप BHDC 132 पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसके असाइनमेंट का PDF ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों ने इस असाइनमेंट का जो है गलत PDF के थ्रू अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर की है। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो अभी नया लेटेस्ट अपडेट हुआ है 25 के लिए, उसके साथ मैच कर लीजिए, अन्यथा आपको भी असाइनमेंट में फेल कर दिया जाएगा। हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से जमा कराना है, जिस पर काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट देखने को मिले हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम अपने असाइनमेंट को जमा कराया था बट उनके मार्क्स या तो अपडेट नहीं हुए हैं या उन्हें फेल कर दिया गया है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि आपको अपने असाइनमेंट बनाते समय, जमा कराते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे ही हम इस पेज पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट किया गया है। तो आप इसी क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही अपनी असाइनमेंट बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 25 के लिए है, तो इसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको अपनी असाइनमेंट बनानी है। अगर आपने पहले किसी क्वेश्चन पेपर के थ्रू अपनी असाइनमेंट बनाई है तो आप उसको एक बार रिकन्फर्म कर लें। जैसे कि आपको पहली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 10 अंकों के प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में तथा 5 अंक के प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। शेष प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों पर आधारित दीजिए। जिसमें हम बात करें इसके पहले भाग की, जिसमें आपको 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 और 3 देखने को मिलेंगे 5-5 मार्क्स के।
इसमें आपको पहले ही नोटिफिकेशन फिर दोबारा से देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। यदि आप इससे कम शब्दों में इसके उत्तर देते हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन सी है? रीति काव्य के नामांकन पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए, जो कि विषय है वीर काव्य, कबीर के राम, रविदास का जीवन कर्म। आज की वीडियो में हम इसके खंड क के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह इसका सॉल्यूशन 132 का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे पहले प्रश्न को लेकर के, जो कि रहेगा सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन सी है। अगर हम बात करें इसके उत्तर को लेकर के, तो वह रहेगा सगुण भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भक्त कवियों ने भगवान की महिमा, उनके गुणों, लीलाओं और स्वरूप का गान किया है। इस काव्यधारा में मुख्य रूप से ईश्वर को सगुण रूप में मानते हुए उनकी अवधारणा की जाती है। और सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता इस प्रकार है। इसमें आपको इसकी विशेषताओं की कुछ हेडिंग देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली हेडिंग आपको देखने को मिलेगी वह रहेगी ईश्वर का सगुण स्वरूप। तो इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया है। भक्ति काव्य में ईश्वर को सगुण स्वरूप में माना जाता है, जिसमें वे किसी विशेष रूप, आकार और गुणों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कविताओं में भगवान को साकार रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि राम, कृष्ण, शिव, देवी आदि। इस तरीके से आपको ईश्वर का सगुण रूप देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट को लेकर के, जो कि रहेगा आराध्य देवता की महिमा। सगुण भक्ति काव्य में भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीके से किया जाता है। इसमें भगवान के विभिन्न रूपों की महिमा गाई जाती है। तो इस तरीके से आपको आराध्य देवता की महिमा देखने को मिलेगी। यह असाइनमेंट मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है। आप किसी भी पुराने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को उठा करके अपना नोट्स असाइनमेंट बनाते हैं, तो आपको इस असाइनमेंट में फेल कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की, जो कि रहेगा लीला का वर्णन। सगुण भक्ति काव्य में भगवान की लीलाओं का वर्णन महत्वपूर्ण है। विशेषकर कृष्ण लीला और राम लीला का व्यापक वर्णन किया गया है। इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, भक्त और भगवान के मध्य प्रेम संबंध। सगुण भक्ति काव्य में भक्त और भगवान के मध्य प्रेम संबंध की अभिव्यक्ति की जाती है। भगवान को प्रेम संबंध मानते हुए उनके प्रति पूर्ण संपूर्ण का भाव इस काव्यधारा की मुख्य विशेषता है। लोक भाषा का प्रयोग। सगुण भक्ति काव्य में कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में सामान्यतः जनता के बीच भी लोकप्रिय हो सकी। तो इस तरीके से आपको लोक भाषा के बारे में देखने को मिलेगा। सहज और सरल शैली। सगुण भक्ति काव्य में सरलता और सहजता की प्रमुखता होती है। इस काव्य में भक्त का प्रेम, भक्ति और श्रद्धा, सहजता और अभिव्यक्तता होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि रहेगा समर्पण और अन्यायता का भाव। सगुण भक्ति काव्य में भक्त अपने इष्ट देव के प्रति संपूर्ण समर्पण और अन्यायता का भाव होता है। इसमें भक्त अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा नैतिकता और धर्म। सगुण भक्ति काव्य में नैतिकता और धर्म का महत्व भी वर्णित किया गया है। इसमें भक्तों को साहित्य, हिंसा, दया और परोपकार जैसे गुणों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा संसार की निस्तारता। सगुण भक्ति काव्य में संसार को असर और मिथ्या माना गया है। इसमें संसार के मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी जाती है। इसके बाद आपको इसका 10वां पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा समाज में भक्ति का प्रसार। सगुण भक्ति काव्य ने समाज में भक्ति की धारा को व्यापक रूप से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस काव्य धारा ने समाज के सभी वर्गों में भक्ति का संदेश पहुंचाया है और जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने पर भक्ति सार्वभौमिक रूप से प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 11वें पॉइंट की, जो कि रहेगा संगीत और नृत्य का महत्व। सगुण भक्ति काव्य में संगीत और नृत्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भक्ति गीत, भजन और कीर्तन के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है। इसके बाद आपको इसका 12वां पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा संवादात्मकता। सगुण भक्ति काव्य में संवादात्मकता की विशेषता भी पाई जाती है। इसमें कवि भगवान से सीधे संवाद करता है और उन्हें प्रश्न करता है
और उनके उत्तर पाने की कोशिश करता है। इसके बाद आपको इसका 13 पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा संसारिक और आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य। सवगुण भक्ति काव्य में संसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में सामंजस्य की भावना भी पाई जाती है। भक्त भजन और सांसारिक कर्तव्यों की पालना करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और उनके लिए सांसारिक जीवन भी भगवान की आराधना का एक माध्यम है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न की, जो कि रहेगा रीति काव्य के नामांकन पर प्रकाश डालिए। रीति काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण धारा है, जो मुख्य रूप से प्रेम, श्रृंगार, न्यायिका, भेद और राज दरबारों के जीवन को अपनी विषय वस्तु बनाती है। इस धारा का नामांकन रीति काव्य के रूप में कैसे हुआ और इसका क्या अर्थ है, यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। रीति काव्य के नामांकन को समझने साहित्यिक संदर्भों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी रीति शब्द का अर्थ और संदर्भ। रीति काव्य में रीति शब्द का मूल अर्थ रीति रिवाज या आचार व्यवहार होता है। इस काव्य धारा में रीति का अर्थ साहित्यिक शैली, काव्य शास्त्र सिद्धांतों और कवि धारा द्वारा अपनाई जाने वाली शैली और तकनीक है। रीति काव्य में रीति का प्रयोग काव्य के नियमों और परंपराओं का पालन करने के संदर्भ में किया गया है। इसके बाद आपको इसमें दूसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा रीति काव्य का उद्भव और विकास। रीति काव्य का उद्भव 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। यह धारा 18वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर हावी रही। इस समय भारतीय समाज में मुगल शासन का प्रभाव था और राज दरबारों में साहित्य, कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहा था। इस समय के कवियों ने दरबारी जीवन में श्रृंगार को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इसके बाद आपको इसमें थर्ड हेडिंग देखने को मिलेगी, रीति काव्य के विषय वस्तु की विशेषता। रीति काव्य का प्रमुख विषय वस्तु श्रृंगार रस और प्रेम रस है। इसमें न्यायिक भेद, न्यायिका संवाद और प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद आपको इसमें फोर्थ पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि काव्य शास्त्र का अनुसरण। रीति काव्य में काव्य शास्त्र के नियमों के परंपराओं का पूर्णतः पालन किया गया है। इसमें अलंकार, छंद और रस सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके बाद आपको इसकी 5वीं हेडिंग देखने को मिलेगी, रीति काव्य का नामांकन। रीति काव्य के नामांकन के कारण इसका रीति पर आधारित होना है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, रीति का अर्थ है नियम, परंपरा या आचार। रीति काव्यों में कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों और परंपराओं का पालन किया है और उन्हें अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा राजदरबारी प्रभाव और नामांकन। रीति काव्य का उद्भव और विकास के मुख्य रूप में राज दरबारों में हुआ। इस धारा के अधिकांश कवि मुख्य रूप से राज दरबारी थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी रचनाओं में दरबारी जीवन, राजाओं की प्रशंसा और श्रृंखलाकृति का वर्णन होता है। इसके बाद आपको इसकी 7वीं हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है प्रमुख रीति काव्य कवि। रीति काव्य के प्रमुख कवियों में बिहारी, केशव, भूषण, देव और पद्माभार का नाम प्रमुखता आता है। इन कवियों ने अपने अपने ढंग से रीति काव्य के नियमों और शैलियों का पालन करते हुए रचनाएं की। बिहारी का सतसई, देव का ब्रह्म रंगगीत और केशव का रसिक क्रिया रीति काव्य की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद आपको इसमें 8वां पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा रीति काव्य की आलोचना और आधुनिक दृष्टिकोण। रीति काव्य की आलोचना भी हुई, विशेषकर आधुनिक युग में। इन आलोचकों ने इसे श्रृंगारिकता और दरबारी जीवन की समस्याओं में बंधा हुआ काव्य माना, जो सामाजिक यथार्थ से दूर है। हालांकि रीति काव्य के कवियों ने श्रृंखलाकृति के माध्यम से मानव भावनाओं और सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके बाद आपको इसके में 9th पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि इसका निष्कर्ष रहेगा। यह भी आप अपने स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, जो कि रहेगा निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखे, जिसमें पहला विषय आपको देखने को मिलेगा वीर काव्य। वीर काव्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। इस काव्य धारा का उद्देश्य वीरता, शौर्य, परिक्रमा और राष्ट्रीयता के भाव को अभिव्यक्त करना है। वीर काव्य मुख्य रूप से राजाओं, योद्धाओं और स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायकों के साहस, युद्ध कौशल और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार का काव्य जन सम्मान और उत्साह, जोश और अपने राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना को उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से आप वीर काव्य के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करें कबीरदास के राम। कबीरदास हिंदी साहित्य के महंत कवि थे।
जिन्होंने समाज में व्यापक अधिवासियों, रूढ़ियों और धर्म आडंबरों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। कबीर ने काव्य में राम एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन यह राम वैदिक या पौराणिक राम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और निराकार ब्रह्म है। कबीर के राम किसी विशेष धर्म या जाति से बंधे हुए नहीं है, बल्कि सर्वव्यापी, निरंकार और सर्वशक्तिमान है। कबीर के राम भक्ति के आध्यात्मिक का प्रतीक है, जिनके माध्यम से मानवता को एकता और प्रेम का संदेश देते हैं। तो इस तरीके से आप कबीर के राम के बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पर्सन की, जो कि रहेगा रविदास का जीवन कर्म। संत रविदास भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने समाज में समानता, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। वे एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में जाति पाति भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। रविदास का जन्म एक निम्न वर्गीय जाति में हुआ और उन्होंने अपने जीवन में छुआछूत, जातिवाद, सामाजिक न्याय, असमानता का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें अपने मार्ग से सामना किया, लेकिन वे विचलित नहीं किया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति और सत्संग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष मार्ग प्रशंसक रविदास का जन्म कर्म समाज के निम्न वर्गों के लोगों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का संदेश देता है। तो इस तरीके से आपको यह उत्तर देखने को मिलेगा, इसे आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके खंड ख की, कबीर की भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली इग्नू की सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।